नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रचार को लेकर मैदान में उतर गए हैं। इसी के साथ ही धुआंधार सभा और रोड शो कर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसको लेकर पार्टियों के दिग्गज नेता आज राजनांद गांव में सभा करेंगे। दरअसल एक ही दिन यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी जनसभाएं करने जा रहे हैं। दोनों ही अपने अपने दलों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव करार दिया। वहीं से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि बीजेपी हार के डर से बौखलाई हुई है, इसलिए धुआंधार प्रचार कर रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सियासी माहौल बनाने दो दिग्गज आज टकराएंगे। दरअसल एक ही दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये दोनों ही एक ही लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी सभाएं भी करने जा रहे हैं। दोनों ही अपने अपने दलों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं। यहां पर दोनों ही अपने अपने दलों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। चलिए आज इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ किरण बघेल जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और डॉक्टर संजय शेखर जो कि छत्तीसगढ़ हेड है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी किरण जी, सबसे पहले आप ही के पास जाना चाहेंगे। दो दिग्गज एक साथ आज छत्तीसगढ़ में है, राजनांद गांव में दोनों ही दिग्गज आज टकराने वाले हैं, क्या कहेंगी? जी, ये दोनों दिग्गज आपको याद दिला दूं कि यूपी के चुनाव में भी टकराए थे और दोनों दिग्गजों में से किसका क्या हाल हुआ ये तो जग जाहिर है। आप खुद प्रियंका जी ने लड़की हूँ नारे के साथ यूपी में प्रचार किया था और जो ये पूरे चुनाव पर वी का साइन किया, मात्र 2 तक सिमट के रह गई। और हमारे आदित्यनाथ जी किस प्रकार मुख्यमंत्री बने, जनता ने उन पर भरोसा जताया और पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें सत्ता पे बिठाया है। तो किसका कितना प्रभाव है तो वो आप खुद आंकड़े लगा सकती है। मुझे लगता है जिस प्रकार बस्तर सीट को वो कांग्रेस नेग्लेक्ट, मुझे लगता है वॉक ओवर दे दिया। वहां कोई भी बड़े नेताओं का ना जनसभा हुआ, ना कोई बड़े नेता उस बस्तर की सीट के लिए आए। मुझे लगता है 11 सीट के लिए कांग्रेस पहले ही अपनी हार मान चुकी है और वॉक दे चुकी है। मुझे लगता है ना इनके पास नेता है, ना कोई बहुत बड़ा स्टार प्रचारक है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखे छत्तीसगढ़ की जनता पर। तो मुझे लगता है प्रियंका जी अपने दौरे पे आए हैं तो सैर सपाटा करें और निश्चित रूप से वापस जाएं। इस पर कुछ खास प्रभाव छत्तीसगढ़ की जनता पर नहीं पड़ने वाले। नहीं, जैसे कि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में तो ये तो मानना तय है कि वहां पर बड़ी हार यहां पर उनको मिली थी। अब लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से सक्रिय भी नजर आ रही हैं। लगातार स्टार प्रचारक है, दौरे भी करती आ रही है। छत्तीसगढ़ को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, साधने का प्रयास और प्रभाव दोनों में बहुत फर्क है वैशाली जी। साधने का प्रयास तो बहुत से नेता करते हैं, बहुत सी पार्टियां करती है, लेकिन कितना प्रभाव है और जनता किस पर विश्वास करती है। बात यहाँ क्रेडिबिलिटी की। 10 साल में जो मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के पथ पे अग्रसर है। तमाम बड़े मोदी के निर्णायक फैसले लिए, उस पर जनता भरोसा कर रही है। रामलला के मंदिर निर्माण की बात हो, 370 धारा हटाने की बात हो, महिलाओं के लिए लगातार उत्थान के लिए उनकी कार्य की जा रही, किसानों के लिए, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना की बात करें, मुद्रा योजना की बात करें, तो 10 साल में जो भारत की छवि सुधरी है, या भारत की जो विकास हुआ है, मुझे लगता है पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ है। चाहे आप एयरपोर्ट क्वालिटी देख लीजिए, एयर क्वांटिटी देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वर्क देख लीजिए, स्पीड ऑफ वर्क लीजिए। 10 साल में जिस स्पीड के साथ भारत का क्रियाकलाप हुआ है, जो कार चली हुई है, मुझे पिछले 70 साल में, 50 साल में कभी नहीं हुआ है। तो भारत की जनता देख रही है कि किसके हाथ में विकास हो सकता है और किसके हाथ में देने से विनाश भी हो सकता है। तो बात यहाँ क्रेडिबिलिटी की है, विश्वसनीयता की है। मुझे लगता है भाजपा इस विश्वसनीयता के आधार पर खरी उतरेगी और जनता मोदी की गारंटी के साथ जीतेगी और पुनः प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस भरोसा दिलाएगी।
जी बिल्कुल, ये आप कह सकती हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ अनिल सिंह चौहान भी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी जुड़े। अनिल जी, आपके पास आते हैं। जैसे कि अभी आपने किरण बघेल जी जो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है उनकी बात सुनी, उनका साफ तौर पर ये कहना है, 10 वर्षों की उपलब्धियां उन्होंने बताई, विकास की बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा है कि जनता जानती है कि उनको किस पे भरोसा करना है। क्या कहेंगे आप? वैशाली जी, आपको सभी पैनलिस्ट को और आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा जी कि जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने गारंटी दी थी कि 100 दिनों में महंगाई कम कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, परिवहन व्यवस्था में बुलेट ट्रेन की बात उन्होंने की थी। आज आप देख लीजिए क्या स्थिति है, बेरोजगारी 50 सालों के चरम पर, महंगाई चरम पर, 400 का सिलेंडर 1200, जिसको लेके स्मृति ईरानी जी डांस करती थी। आज क्या स्थिति है देश में कानून व्यवस्था की, उसका आंकड़ा, उसका आपको बहुत बड़ा उदाहरण मिलेगा। एनसीआरबी का आंकड़ा उठाइए, उसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध थे वो 100% वृद्धि हो गई है। उसमें अगर 150 अपराध होते थे तो 300 होते हैं। अब ये हम ये नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। तो आज आप देखिए कि देश में चाहे 15 लाख खाते में आने की बात हो, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी कहां है किसी को पता नहीं है, सिर्फ कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। रायपुर बिलासपुर में नालियां बज आ रही हैं, पैसा दे नहीं पा रही है केंद्र की सरकार। किस तरह का स्तर, चाहे किसी भी मामले में आप देख लीजिए, बुलेट ट्रेन छोड़ दीजिए, हमारी सामान्य ट्रेनें बंद हो गई और किराया 3 गुना बढ़ गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अदानी की जेबें भरने का काम करती है। चाइना हिंदुस्तान में घुस रहा है और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझसे लड़ नहीं सकते। क्या इसके लिए देश की जनता ने चुना था, या ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से चंदा वसूली के लिए चुना था कि आप जाइए गुर्गों की तरह, जैसे दाऊद के गुर्गे जाते हैं, कनपटी पे बंदूक रखिए, दूसरे दिन 100 करोड़ का चंदा लाइए, 500 करोड़ का चंदा लाइए। तो आज देश संवैधानिक संकट से गुजर रहा है, अघोषित आपातकाल है, विपक्ष के दलों को तोड़ा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। तो आज स्थिति यह है कि मोदी सरकार की तानाशाही से जनता त्रस्त है और यह चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है। अभी बात कर रही थी किरण जी कि देश में बहुत विकास हुआ है। आरएसएस को उस समय अंग्रेज भी कहते थे कि देशभक्त है और कांग्रेस को कहते थे कि डूबती नाव है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हो चाहे दूसरे नेता हो, अभी पटेल, आपने उनका चौधरी साहब का बयान बताया कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबती नाव है। तो अंग्रेजों की तरह जिसको जिसको ये लगता है कि लोकतंत्र बहाल हो जाएगा, कांग्रेस आएगा तो जनता को अधिकार मिलेंगे, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सभी अधिकार मिलेंगे। तो ये एक्ट देने वाली सरकार है, पीएमएलए एक्ट, दुनिया भर के एक्ट, जिससे जनता का दमन हो सके, उसके अधिकारों को छीना जा सके। तो देश की जनता इस बात को बखूबी जानती है। रहा सवाल स्टार प्रचारकों का, तो देखिए, लोकतंत्र में मैन्युफेस्टो बहुत महत्वपूर्ण बात है और कोई भी स्टार प्रचारक आता है तो लोकतंत्र में सबको यह अधिकार है कि अपने अपने दलों के प्रचारक आए। उनका स्वागत है छत्तीसगढ़ की माटी पर, जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे दूसरे दलों के हो। निश्चित रूप से उनको आना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन बाकी चीजें तो जनता मुद्दों के आधार पर वोट करेगी और उन्हीं मुद्दों को देखेगी कि यहां जो 11 लोकसभा है उसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। चाहे धान खरीदी का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ के जो जीएसटी का पैसा रहा हो, रॉयल्टी का पैसा रहा हो, ट्रेनें बंद होने का मामला रहा हो, कभी भी दिल्ली में छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद नहीं हुई। कांग्रेस के सांसद ही सवाल उठाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरी तरह से मूक बधिर बने रहे। तो प्रदेश की जनता इसको बखूबी जानती है कि छत्तीसगढ़ का अहित हुआ इन लोगों को चुनने से। तो इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बोलने वाले लोगों को चुनेगी, जो छत्तीसगढ़ की आवाज दिल्ली में बुलंद करे, छत्तीसगढ़ के अधिकार की लड़ाई लड़ सके। तो आप देखिएगा बस्तर का भी परिणाम और आने वाले चुनाव का भी परिणाम। छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी राज्य में भी सरकार बनाकर देख चुकी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। कोई भी निर्णय लेने का अधिकार राज्य की सरकार को, राज्य के नेताओं को नहीं है। तो इंतजार करिए वैशाली जी, जनता इसका जवाब देगी और भाजपा के तानाशाही का भी जवाब देगी। जो उन्माद और नफरत का वातावरण पैदा कर रही है भाजपा, उसका भी जवाब देगी। जी बिल्कुल, जनता जवाब देगी। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ हेड डॉक्टर संजय शेखर भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपने दोनों ही हमारे जो मेहमान हैं उनकी बातें सुनी, साफ तौर पर दोनों ही विकास की बातें कर रहे हैं। इनका कहना है, अनिल जी का कहना है कि जनता जो है विकास की बात करिए, मुद्दे जो है अपने अपने बताए उन्होंने कहा कि मुद्दे जनता जानती है, जनता अपने हिसाब से देखेगी। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले राजनांदगांव में था
और मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण सीट है उसमें से एक राजनांदगांव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं भूपेश बघेल। सामने जो है वो संतोष पांडे है जो मौजूदा सांसद है। मैं पूरे दिन राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में था और लोगों से मिलने जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या है वहां का। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे वहां पर मोटे तौर पे कौन है वहां पर। हालांकि चुनाव में वहां पर संतोष पांडे नहीं है, वहां पर भूपेश बघेल वर्सेज मोदी है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेट सहित तमाम लोग वहां मोदी के चेहरा को आगे रख करके अपना पूरा कैंपेन प्लान किए हैं और पूरा कैंपेन कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की खामियों की बात करें तो जो 5 साल का शासन था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, और भूपेश बघेल के चेहरे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डेंट करने की कोशिश की है विभिन्न घोटालों की वजह से, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, तमाम घोटाले, चाहे गौठान का मामला हो, तमाम जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के भूपेश बघेल पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। और लेकिन इस सब के बीच एक पत्रकार के तौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि वहां पर मुकाबला काफी नजदीकी है। भूपेश बघेल ने वहां पर अपनी जमीन तैयार की है और विशेष तौर पे जो 1 लाख रुपए जो सालाना देने की घोषणा न्याय योजना में कांग्रेस पार्टी ने की है, उसको लेकर के भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी का जो आजमाया हुआ अस्त्र था पिछले विधानसभा चुनाव में, उसी को वो लेकर के वहां गए हैं और हर एक महिलाओं से 1 लाख रुपए का जो फॉर्म है उसको भरवा रहे हैं न्याय योजना का, और उसका धरातल पर असर भी दिख रहा है। जो कांग्रेस से थोड़े प्रभावित लोग हैं वो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे महिलाओं से बात की, बहुत सारे अन्य लोगों से बात किया, तो उसका प्रभाव है। और उसको अगर भारतीय जनता पार्टी उसको काउंटर करने में अगर कहीं असफल रहती है, उसको काउंटर नहीं कर पाती है, तो ये जो मुकाबला है वो काफी नजदीकी हो जाएगा। हालांकि मोदी की लहर है पूरे देश में और जाहिर सी बात है कि राजनांदगांव भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन उस असर को कम करने के लिए भूपेश बघेल अपने तमाम रणनीति के साथ, अपने तमाम रणनीतिकारों के लगे हुए हैं और मुकाबला बहुत ही शानदार है। और इस सब के बीच में वहां पर प्रियंका गांधी भी आ जा रही हैं, उनकी सभा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, उनको बुलाया गया है, हिंदुत्व का चेहरा है, उनको बुलाया गया है। हिंदुत्व के वोट बैंक को एक जगह करने की, उसके ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशें हैं। आरएसएस के तमाम लोग वहां पर लगे हुए हैं। तो कि किसी भी तरीके से उस सीट पर कब्जा बरकरार रखे, और भूपेश बघेल के लिए भी वो काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनका चेहरा लगा हुआ है, उनकी प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर लगी हुई है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है वहां। जी बिल्कुल, मुकाबला देखने वाली बात है कि दिलचस्प है। जी किरण जी, आपके पास आएंगे। जैसे कि संजू जी ने बताया कि बीजेपी का मुकाबला बहुत ही नजदीकी से है, बहुत ही यहाँ पर ऐसे बीजेपी को बहुत पसीना बहाना पड़ेगा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं वैशाली जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही टिकट की घोषणा होती है, भूपेश बघेल जी अपनी सभा करते हैं राजनांदगांव में, और खुलेआम भरी सभा में उनको अपने ही वहीं के लोकल नेताओं का विरोध का सामना करना पड़ता है। और इतने खुले तौर पे सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस ने अपने ही पार्टी की अंतरकला सुलझाने में असमर्थ रही, और वो अंतरकला मुझे लगता है सत्ता में जाने के बाद बात भर के आ रही है। ये सारे कार्यकर्ता सत्ता में कहीं एक साथ लिपटे हुए सत्ता गई, शांति गई, और सारे कार्यकर्ता आपस में विरोध और अंतरकला चरम सीमा पे है। तो मुझे इसका खामियाजा, बहुत बड़ा खामियाजा भूपेश बघेल जी को चुकाना पड़ेगा। वो तो खुद पहले इनकी ही सरकार के समय ये कहते थे भूपेश है, भरोसा है, तो क्या वो भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी को स्वयं मुख्यमंत्री की सभा के लिए आना पड़ा। तो आप देख सकते कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भूपेश बघेल जी के ऊपर, पार्टी का भी विश्वास भूपेश बघेल जी के ऊपर से उतरा है।
चाहे महादेव सच्चा ऐप की बात करनी है, जितने तमाम घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए हैं, और जो आपसी कला, ये जो 2-3 चीजें होंगी, मुझे लगता है भूपेश बघेल जी को काफी भारी पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं जनता, छत्तीसगढ़ जनता की विश्वास भूपेश बघेल जी के कम हुआ है। और एक बात और जो गौर करने वाली बात है, इन्होंने सभी सीटों पे लगभग ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया है, या तो वे हार गए हैं या तो ऑलरेडी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या कांग्रेस में अन्य ये नेता है कि तो वही बार बार हारे हुए और उससे चेहरे से सारा जा रहा है, इसका भी खामियाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और मैं फिर कहती हूँ, यहाँ बात पिछले 5 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता से विश्वास खो चुकी है ये कांग्रेस की सरकार, चाहे भूपेश बघेल हो या अन्य नेता हो। और जिस प्रकार 3 माह की सरकार में हमारी सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख की स्वीकृति हो, सीबीआई जांच बिठाने की बात करें, हमारे जो पीएससी घोटाले में 5 साल की छूट दी जा रही है सरकारी नौकरी में, और आदिवासी की तेंदु का संकट करने वाले की राशि 5 लाख से 5,555 कर दी गई है। तो ये सब बड़े फैसले जो जनता के हित में लगातार हमारी पार्टी ले रही है। तो मुझे लगता है फिर जनता पुनः भाजपा पे विश्वास करेगी और कांग्रेस का सुपड़ा छत्तीसगढ़ से साफ होने वाला है। जी बिल्कुल, आपके पास आएंगे अनिल जी। भूपेश वर्सेस मोदी, जैसा कि ये चल रहा है भूपेश वर्सेस मोदी, लेकिन ये जो भूपेश बघेल है ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी कहीं ना कहीं, अगर पिछले चुनाव की बात करें, जी बिल्कुल यहाँ पर ये, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। किरण जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता उनको नकार चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि पिछले अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर उनकी जो है भूपेश बघेल की जो छवि कुछ धूमिल हुई थी, तो यहाँ पर क्या प्रियंका गांधी अब उसकी भरपाई के लिए आ रही है? वैशाली जी, भूपेश बघेल जी की छवि कहीं खराब नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा, जो दूषित राजनीति की, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला देख लीजिए, चाहे पीएम केयर्स फंड का, वित्त मंत्री के पति ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि घोटालेबाजों को तो वॉशिंग मशीन में साफ कर करके, चाहे अशोक चौहान हो, छगन भुजबल हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, आप देख रही किस तरह मोदी जी अपने साथ ले रहे हैं। तो मोदी जी की छवि पूरी तरह खराब हो गई है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल की बात करिए तो जिस छत्तीसगढ़ में निर्माण के बाद से 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे, उस प्रदेश में भूपेश बघेल ने किसानों पर केंद्रित राजनीति की। कृषि को उन्होंने केंद्रीय विषय बनाया। पूरे हिंदुस्तान की जनता का उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया कि किसानों को हमको समृद्ध करना होगा, किसानों पे केंद्रित राजनीति करनी होगी। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल ने राजनीति प्रारंभ की, वो पूरे देश में कहीं ना कहीं हाईलाइट हुई। एक तरफ मोदी जी एक कृषि नीति लाते हैं जिसमें हजारों किसानों की शहादत के बाद वो उस बिल को वापस लेते हैं, कृषि बिल को। ये सारे देश की जनता जानती है। यहां रमन सरकार में किस तरह खेल हुआ और आज विष्णुदेव सरकार में क्या हो रहा है। सिर्फ स्थानांतरण उद्योग, चारों तरफ वसूली, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। तो जनता यह समझ चुकी है कि चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे किसानों की आय दुगुनी करने का मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी हैं, 1 लाख हर महिला को जो दिए जाने का वादा है, चाहे दूसरे वादे हैं, युवाओं को गारंटी है, कहीं ना कहीं जनता समझ रही है कि अब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस देश की जनता को ठगने का काम किया है और प्रदेश की जनता तो बुरी तरह ठगी का शिकार हुई है। और सबसे बड़ी बात है वैशाली जी की 35 सीटें कांग्रेस ने जीतकर एक सम्मानजनक विपक्ष का दर्जा हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 12-13 सीटों पे यहां की जनता ने इनको सिमटा दिया था और इस बार जनता को समझ में आ गया कि साहब हमें तो भ्रम हो गया। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है सत्ता जो इनके हाथ में चली गई है, आंकड़ों का बहुत बड़ा खेल नहीं है, ना बहुत बड़ा वोटिंग प्रतिशत है। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि आदिवासी किसान विरोधी सरकार है भाजपा की सरकार, तो हमको कांग्रेस को लाना है, लोकतंत्र को बहाल करना है और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर एक झूठा राजनीतिक षड्यंत्र ईडी, आईटी, सीबीआई जो इनके नए प्रकोष्ठ हैं, उनका शुद्धिकरण भी जरूरी है। वैशाली जी, जो पहले आप देखिए कोई भी बड़ी वारदात होती थी तो देश की जनता सीबीआई जांच की मांग करती थी। आज देश की जनता का विश्वास केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं से उठ रहा है, लोकतंत्र से उठ रहा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण देश की आजादी के बाद से आज तक इतना बड़ा अविश्वास का वातावरण कहीं नहीं रहा। अब जो वातावरण बना है इसके कारण जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव होगा और आप देखिएगा कि मोदी जी का जो कुरूप चेहरा है उसको देश की जनता जान गई है। जिस तरह से ये मुख्य मुद्दों से जनता को भटका रहे हैं उसको भी जनता पूरी तरह समझ चुकी है
कट्टरता और नफरत की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती है। अंग्रेजों को भी इस देश को बांटने और रूल करने की जो पॉलिसी थी वो ज्यादा दिन सफल नहीं हो पाई, भाजपा की भी नहीं सफल हो पाएगी। देश की जनता असली और नकली का फर्क समझ चुकी है और लोकतंत्र के हित में कांग्रेस को मतदान करेगी। और भूपेश बघेल जी तो ऐसा लोकप्रिय चेहरा है किसानों को बीच, ग्रामीणों के बीच, इस प्रदेश के युवाओं के बीच कि आप देखिएगा सर्वाधिक मतों के अंतर से वो चुनाव जीत कर आएंगे राजनांदगांव से। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात है। संजय जी की ओर रुख करेंगे। संजय जी, दोनों ही नेता यहाँ पर आने वाले हैं, दोनों ही नेता पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। क्या लगता है किन किन बिंदुओं पर यहाँ पर केंद्रित होगा? देखिए, कैंपेन तो पूरी तरीके से जो है, अगर बीजेपी का कैंपेन की बात करें तो बीजेपी के कैंपेन केंद्र सरकार की जो 10 साल की उपलब्धियां हैं और उसके साथ जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है पहले 15 साल और अभी 3 महीने की सरकार, उसकी उपलब्धियां हैं, उस पर केंद्रित रहती है। और इसके साथ भूपेश बघेल के जो 5 साल का कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में, तो उनके ऊपर जो कांग्रेस के जितने आरोप है, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो, घोटाले के आरोप हो, उस पर केंद्रित रहता है। सीधे सीधे निशाने पे भूपेश बघेल रहते हैं, कांग्रेस पार्टी रहती है। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ भूपेश बघेल पर हमला करेंगे, कांग्रेस पार्टी पर हमला करेंगे, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी तमाम चीजों की, जो केंद्र सरकार की विफलता जो कांग्रेस पार्टी लगातार गिनाती है, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला हो, चाहे जो अभी अनिल भाई कह रहे थे कि जिन्हें भ्रष्टाचारी है बीजेपी में जाकर के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उसका मसला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, कांग्रेस के जितने भी मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी उन तमाम मुद्दों को उठाएंगी। और विशेष तौर पे जो पिछले 5 साल में कांग्रेस जिन उपलब्धियों को बताती है, खास तौर पर किसानों के लिए जो किया गया, और उसका असर राजनांदगांव में एक तरह से दिखता है। मैंने बताया कि मैं पिछले 2 दिन पहले राजनांदगांव में था और राजनांदगांव में गांव-गांव में घूम करके मैंने लोगों से बातचीत की, तो बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे मतदाताओं पर उसका असर अभी भी बरकरार है। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की लहर जिसकी बात है वो है, शहरी क्षेत्रों में मोदी की लहर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी लोगों के सर पर पकड़ के बोल रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो कांग्रेस की बैठ है, वहां तक मोदी के लहर को किस तरीके से पहुंचा पाती है, मोदी के जो प्रभाव है उसको किस तरीके से पहुंचा पाती है, या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की ये 3 साल की उपलब्धियां, 3 महीने की उपलब्धियां हैं, उसको किस तरीके से पहुंचा करके वोट में तब्दील कर पाती है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और मैं फिर से कहूंगा कि राजनांदगांव में मुकाबला जो है वो दिलचस्प है। और इस दिलचस्प मुकाबले में अगर मोदी लहर शहर से लेकर के गांव तक चलती है तो बीजेपी की राह आसान होगी, अदरवाइज मुकाबला काफी नजदीकी रहेगा। जी बिल्कुल, मामला बहुत ही दिलचस्प है पूरा मुकाबला। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर 4 जून को नतीजे क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। जी आप सब हमसे जुड़े, समय की कमी के कारण ये चर्चा हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो 2 बड़े दिग्गज आज राजनांदगांव में पहुंचने वाले हैं। दोनों ही अपनी अपनी संबोधन से लोगों को वहां पर पूरी तरीके से साधने की कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी आज राजनांदगांव पहुंचेंगी, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। पूरी कोशिश दमखम लगाते हुए नजर आएंगे। दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी कोशिश करती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर राजनांदगांव की जो जनता है, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, किसको स्वीकार करती है और किसको नकारती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।